तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीथ। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्किल का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इसको कंप्लीट करने के बाद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, पहले इसके कुछ बेसिक टर्म है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आर्क किसे कहते हैं, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, या फिर मेजर सर्किल सेगमेंट क्या होता है, माइनर सर्किल सेगमेंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग जान लेंगे, फिर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्किल के ऊपर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सर्किल दिख रहा है, ये इसका सेंटर हम मान लेते हैं ओ है। ये एक लाइन ड्रा किया गया है ए बी। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो लाइन आपको ए बी दिख रही है, इसी हम लोग कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। तो आपको जो लाइन ए बी दिख रही है इसे हम लोग कहेंगे कॉर्ड। इतनी बात क्लियर है। अब बात है आर्क की बात, जिसे हम लोग चाप कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चाप। तो आपको ये सरकमफेरेंस दिख रहा है जो सर्किल का, यही क्या है? आर्क है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, आर्क को सिंबलाइज करने के कुछ रूल्स होते हैं कि आर्क को हमेशा सिंबलाइज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन किया जाता है। मीन्स यदि आपको ए बी आर्क दिखाना है तो आप ए बी लिख के तो आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये माइनर और किसे बोलेंगे, ठीक है, मीन्स लघु चाप। इसे हम लोग ऐसे सिंबलाइज करेंगे। लेकिन यदि आपको जो दीर्घ चाप है, जिसे हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, उसे हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? तो बी ए करके, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि आर क्या होते हैं और कॉर्ड किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, मीन्स सर्किल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ब्रीथ की। तो यहाँ पे आपको सर्किल दिख रहा है ए बी, इसका ये सेंटर है ओ। तो ऐसी लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन जो कि सर्किल के सेंटर से क्रॉस करे और सर्किल के सरकमफेरेंस को टच करे। क्लियर? तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा कॉर्ड जो कि सर्किल के सेंटर से क्रॉस करे, सर्किल के सेंटर से होके जाए, वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मेजर सर्किल सेगमेंट क्या होते हैं और माइनर सर्किल सेगमेंट क्या होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ए बी एक कॉर्ड है। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो आपको दिख रहा है आर्क, ए बी आर्क, तो ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, इसे हम लोग कहेंगे माइनर सर्किल सेगमेंट। और आपको जो ये बड़ा आर्क दिख रहा है बी ए, ठीक है, इसमें जो ये एरिया है इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस एरिया को मेजर सर्किल सेगमेंट। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सर्किल के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल। तो फर्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये तो क्लास 8 और 9 में भी हम लोग को बताया गया है। ए बी ए आपका क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ए बी क्या है? कॉर्ड है, इसे हम मान लेते हैं डी। ओ डी क्या है? तो ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो आपका जो ए डी होगा यह इक्वल होगा डी बी के। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी सर्किल के सेंटर से उसके किसी भी कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, ड्रा की गई परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वह उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इतनी बात क्लियर है। इसे हिंदी में यदि आप
समझना चाहते हैं ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पे डाला गया जो लंब होता है उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे यहाँ पे जीवा क्या कॉर्ड क्या है, ए बी, कॉर्ड क्या है, ए बी है। ये इस पे सेंटर ओ से ड्रा किया गया लाइन ओ डी परपेंडिकुलर, क्लियर। तो ये जो ओडी लाइन ड्रा की जाएगी या एडी और डीबी दोनों को इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, किसी भी सर्किल के सेंटर से उसे कॉर्ड पे ड्रा की गई परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस पर्टिकुलर कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी सर्किल में यदि सेम कॉर्ड हो, मतलब सेम लेंथ के कॉर्ड हो, तो इनके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ए बी कॉर्ड है, ये एक ए बी ये कॉर्ड हो गया और ये मान लेते हैं सी डी और ये सेंटर है ओ। तो ए बी की जो लेंथ है वही लेंथ किसकी है, सी डी की। मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी, मीन्स जो दोनों कॉर्ड है उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इससे रिजल्ट आप पाएंगे कि ए ओ बी की जो वैल्यू है एंगल सी ओ डी के इक्वल होगी। मीन्स यदि किसी भी वृत्त में, ठीक है, दो समान लंबाई की जीवा उस वृत्त के केंद्र पे कोण यदि आंतरित करते हैं, कोण बनाते हैं, तो उन दोनों कोण का मान आपस में क्या होगा, समान होगा। इतनी बात क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है कि जो सी ओ डी की वैल्यू आएगी थीटा, वही ए ओ बी की वैल्यू होगी थीटा। लेकिन इसका बस कंडीशन ये है कि दोनों कॉर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये दो कंसेप्ट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक और टर्म आता है, सेकेंड लाइन किसे कहते हैं, टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं। देखिए वृत्त के अंदर से जो लाइन ड्रा की जाती है, मतलब उसको, जैसे मान लीजिए ये वृत्त आपको दिख रहा है जिसका सेंटर ओ है, एक यहाँ पे वृत्त दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है जिसका सेंटर ओ डैश है। यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है एक ए बी और यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है एक पी क्यू। तो जब सर्कल के अंदर से एंटर करे कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी वो कहलाएगी सेकेंड लाइन, और जो उसके सरकमफेरेंस से ड्रॉ की जाएगी, मींस उसको एंटर ना करे, उसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंट लाइन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और सेकेंड लाइन क्या कहते हैं, छेदक रेखा। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। अब ये भी इसी का कॉन्सेप्ट सर्किल का ही। इसके अकॉर्डिंग हम लोग से एंगल्स रिलेटेड इन सर्किल, मींस जो आपका फर्स्ट इसमें इस स्लाइड का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी आपके दो पॉइंट होगा, ये आपका आर्क हो गया, ये आपका सेंटर है ओ, तो मान लीजिए, और ये आपका सर्कमफेरेंस यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी है। तो यहाँ पे यदि थीटा एंगल बनता है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 थीटा। तो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई भी आप किसी भी आर्क से, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होगा, किसी भी आर्क से सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होगा, यदि हम उसको सर्कमफेरेंस पर ड्रा करें उसी आर्क से, सेम आर्क से, तो सेंटर में बने एंगल का कितना टाइम होगा, ये हाफ 1/2। मीन्स यदि यहाँ पे 2 थीटा बनेगा तो सेंटर पे कितना बनेगा, 4 थीटा। यदि यहाँ पे थीटा बनेगा तो सेंटर पे कितना बनेगा, 2 थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, हिंदी में समझते हैं कि किसी भी वृत्त के चाप द्वारा, ठीक है, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बनाया गया जो कोण होता है, वृत्त उसी
चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। आपको यहाँ पे आर्क दिखाई दे रहा है ए बी, तो आप ऐसे ड्रा कीजिए। आप जैसे ए बी आपको सिर्फ इतना है ना, ये ए बी, तो ये सेंटर पे एंगल बना है थीटा, और ये परिधि पे बना है सर्कमफेरेंस पे, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। यदि ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ओ डैश है, ये पी है और ये क्यू है। तो इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, जो आर्क हम लोग लिए हैं हम लोग का माइनर आर्क था। अब हम लोग मेजर आर्क लेते हैं, ये मेजर आर्क। तो अब इसके द्वारा आप देखेंगे कि जो सेंटर पे बना एंगल अब इस साइड बनेगा, तो ये 2 थीटा है, तो यहाँ या फिर इसको 2 अल्फा कर लीजिए। अब थीटा डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, सिर्फ अल्फा बनेगा। यदि हम लोग यहीं से एक और एंगल बनाना क्रिएट कर दे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस अल्फा। इतना क्लियर है। तो किसी भी सर्किल के कॉर्ड से उसके सेंटर पे जो एंगल क्रिएट किया जाता है वो उसके सर्कमफेरेंस पे क्रिएट एंगल का 2 टाइम्स होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे। तो ये एंगल्स फ्रॉम सेम आर्क, ऐसे बोलिए इसको, सेम आर्क में मतलब कि एक ही आर्क से, ठीक है, बहुत सारे एंगल क्रिएट किए जाते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होगी आपस में इक्वल होगी। मान लीजिए पॉइंट हम दे देते हैं सी और डी, तो ये आपको आर्क यहाँ पे दिख रहा है, ये आर्क है। इसी आर्क से पॉइंट पी पे बनाया गया है, पॉइंट क्यू पे और पॉइंट आर पे, 3 जगह एंगल यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। तो यदि इसकी वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेम आर्क द्वारा जो एंगल्स क्रिएट किया जाता है सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, वो आपस में इक्वल होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका मीनिंग क्या है, पहले समझ लीजिए कि इफ अ टेंजेंट and the chord of a circle are drawn from a point on the circumference of a circle, then the angle subtended by the chord at the circumference। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्किल है, इसके सर्कमफेरेंस हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं P, ये पॉइंट हम लोग ले लिए P। यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिए, और यहाँ से इसी पॉइंट से हम लोग कॉर्ड ड्रा कर दिए, कॉर्ड क्या नाम है, ए बी। तो इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, इस कॉर्ड के द्वारा इस पूरे सर्किल के सर्कमफेरेंस पे कहीं बनाए गए एंगल के इक्वल होगा। मीन्स यदि हम ए बी से यहाँ बना दें तो इस एंगल के इक्वल होगा। मीनिंग यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, ये आपको आर्क दिख रहा है, इस आर्क सॉरी कॉर्ड, और ये आपका टेंजेंट दिख रहा है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वह इसी कॉर्ड के द्वारा इसी सर्किल के सर्कमफेरेंस पे बनाए गए एंगल के इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर है। उसी तरह यदि यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो देखिए कि ये जो आप मान लीजिए ये आपका पी क्यू कॉर्ड है, तो पी क्यू कॉर्ड के द्वारा सर्कमफेरेंस पे कहाँ एंगल बनाया जा रहा है, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा। यहाँ पे इसके डेफिनेशन वो कंप्लीट नहीं किया गया है, टाइपिंग के टाइम मिस्टेक हो गया। हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, और टॉलमीज थ्योरम क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। आपको एक सर्किल दिख रहा है, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए बी सी डी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कि जो सर्किल के मतलब क्वाड्रिलेटरल के यदि जो चारों शीर्ष होते हैं, जो चारों वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स, वह सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करने चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात क्लियर है। इनमें क्या होता है कि जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं इनका योग आपको ये दिख रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी जो वैल्यू होगी तो एंगल डी और एंगल बी की वैल्यू के इक्वल होगी।
एंगल डी प्लस एंगल बी, और ये सब किसके इक्वल होंगे, तो 180 के। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने का कोण होता है उनका आपस में योग कितना होता है, 180, 180 डिग्री। अब हम लोग समझते हैं टॉलमी थ्योरम क्या कहलाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसे मान लेते हैं P Q R S। यहां से इसके हम लोग ये मिला लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। मान लेते हैं इसके एक डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे D2 है और इस डायगोनल की वैल्यू D2 है। ये भी मान लेते हैं कि जो डी एस आर है इसकी लेंथ ये भी है, जो पी क्यू इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी और इसकी लेंथ डी है। तो जो टॉलमी थ्योरम है वह यह बताता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो साइड होते हैं और उनका डायगोनल के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये शो करता है। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजा की लंबाई है उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ए बी प्रोडक्ट हो गया प्लस डी सी, ये किसके इक्वल होगा, तो डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा D1 इंटू D2 इसके इक्वल होगा। ये कहता है टॉलमी थ्योरम। इतनी बात क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि सर्किल के कुछ बेसिक जो टर्म आते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, या फिर आर्क, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सर्किल सेगमेंट क्या होता है, फिर उसे कुछ कॉन्सेप्ट उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बाकी की जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।